हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाराष्ट्र से आ रही है अनिल देशमुख। जी हां, गृह मंत्री थे, इस्तीफा दिया है। देशमुख के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि अब इस पूरे मामले की जांच, शुरुआती जांच कह लीजिए, सीबीआई की तरफ से की जाएगी। 15 दिन में सीबीआई को शुरुआती रिपोर्ट दर्ज करनी है, जिसके बाद यह तय होगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं अनिल देशमुख के खिलाफ। उसके बाद खबर आई अनिल देशमुख इस्तीफा सौंप रहे हैं उद्धव ठाकरे को। और अब ये बड़ी खबर, अनिल देशमुख मामले में सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। समय में ये एलिगेशन किया था वो सिर्फ अनिल देशमुख खर्च रहे थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 15 दिन पहले जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली के आरोप वाला लेटर बॉम्ब गिराया, उसके बाद बयानों के इस भूचाल से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के महज 3 घंटे में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। सिर्फ 3 घंटे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए वसूली वाले मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। दरअसल जयश्री पाटिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने माना कि न्याय के हक में ये जरूरी है कि डायरेक्टर सीबीआई को शुरुआती जांच के लिए निर्देश दिए जाएं। 15 दिन में जांच करके ये तय हो कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर जयश्री पाटिल ने 21 मार्च को मालाबार हिल थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इनवर्ड रजिस्टर में नोट करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि 20 मार्च को परमबीर सिंह की चिट्ठी में महाराष्ट्र सरकार के पुलिस कामकाज में सबसे वरिष्ठ मंत्री पर गंभीर आरोप है। ये आम नागरिक का पुलिस विभाग पर विश्वास से जुड़ा मामला है। कोर्ट इस मामले में मूक दर्शक नहीं रह सकता। मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी को सौंपना जरूरी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अनिल देशमुख के इस्तीफे पर कहा कि किसी आरोप को हम स्वीकार नहीं रहे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख इस पद पर नहीं रहना चाहते थे। सीबीआई इंक्वायरी बिठाया है, पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सीधा धावा बोल दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे को ललकारा, कहा ये महाअघाड़ी नहीं महावसूली सरकार है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा उद्धव सरकार ने वसूली के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. मुख्यमंत्री मौन क्यों है? ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया। इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक का मामला बढ़ता बढ़ता आज अनिल देशमुख के इस्तीफे पर पहुंच गया। दरअसल पूरा भूचाल इस मामले में सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संकट तब गहराया जब इस मामले में कुछ दिन बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर सिंह ने उसके बाद ऐसा लेटर बॉम्ब गिराया जिसमें उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिन वाजे से मुलाकात करते थे,
साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात कही थी। 15 दिन पहले की इस चिट्ठी के बाद से ही रोज शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोपों का घमासान होता रहा, लेकिन आज हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नप गए अनिल देशमुख और बीजेपी अब नैतिकता के सवाल पर सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। विद्या कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस फोन लाइन पर सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही, 15 दिन बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, आप पहले दिन से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप लोग इससे भी संतुष्ट नहीं दिखते? मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बहुत देरी हुई है। ये समय पर नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देते तो शायद उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कहा जाता, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक ऑर्डर पास किया और सारे मसले को सीबीआई के पास पीई के लिए भेजा, उसके बाद ये इस्तीफा आया है। इससे पहले तो हमने सबने ये देखा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी सरकार इन लोगों के बचाव में उतरी थी और किस प्रकार से इनका बचाव किया जा रहा था, इनको डिफेंड किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये हमको इस बात का समाधान है कि इनका इस्तीफा है, पर मैं मानता हूँ बहुत लेट आया है। सीएम को क्यों घेर रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री को घेरा है, अब गृह मंत्री ने तो इस्तीफा, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए हमारे मांगने से वो कोई इस्तीफा वगैरह तो देने नहीं वाले। कम से कम मिनिमम हमारी अपेक्षा ये है कि आपके नाक के नीचे इतना सिंडिकेट चल रहा है, आपके नाक के नीचे लोग पैसा वसूली, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन चल रहा है और पुलिस एक्सटॉर्शनिस्ट बन रही है। ऐसे समय आप कम से कम जनता को आश्वस्त तो करें कि हम इसके ऊपर कोई उपाय करेंगे, हम किसी के ऊपर एक्शन लेंगे। उसकी जगह आप तो सबको शेल्टर करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट वो सामने आकर बयान दे और जनता के सामने दो बातें तो कहें। बयान चाहते हैं आप उनसे या आप उनसे इस्तीफा चाहते हैं देवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि इसमें शरद पवार जी की भूमिका बिल्कुल गलत रही है, क्योंकि जब दूसरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से उनकी इंफॉर्मेशन गलत निकली और एक प्रकार से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही हम लोगों ने अनिल देशमुख का वीडियो जो है उसको चला दिया। तो मुझे लगता है कि आज जो नैतिकता की बात हो रही है, ये उस समय अगर नैतिकता के आधार पर पवार साहब इनका इस्तीफा लेते या मुख्यमंत्री जी इनको बर्खास्त करते या इनका इस्तीफा मांगते तो ये सरकार नैतिकता से चल रही है ऐसा होता। ये नैतिकता का ढोंग है, नैतिकता की कोई बात नहीं है। पूरे तरीके से उनको बचाने की व्यवस्था इन्होंने की, बचाने का पूरा प्रयास किया। जब कोर्ट का आदेश हुआ तो जब शरद पवार को भी आप इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं? उद्धव सरकार का खतरा लेकिन क्या टल गया? क्योंकि देखिए आप लोग गृह मंत्री पर ही आरोप थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ये खतरा वगैरह तो कोई टला नहीं है। इसका कारण अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने ये कहा था कि वाजे ये बहुत छोटा व्यक्ति है, इसके हैंडलर जो है वो सारे के सारे इसमें गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अनिल देशमुख ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। अभी कई परतें खुलेगी, कई लोगों के चेहरे पर के नकाब उतरेंगे, पर्दे उठेंगे, कई लोग इसमें सामने आएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि सीबीआई का ये जो कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, ये इन्वेस्टिगेशन एक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो एक प्रकार की क्लिनजिंग एक्टिविटी होगी। पिछले 1-1.25 साल में मुंबई पुलिस के अंदर या महाराष्ट्र की पुलिस में जो तत्व एक प्रकार से तैयार हुए, जिन्होंने एक सिंडिकेट राज चालू किया और एक प्राइवेट आर्मी की तरह ये पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू किया, ऐसे सब लोगों के चेहरे से नकाब हटेंगे। एनसीपी ही सिर्फ जिम्मेदार है या तमाम पार्टियों पर? देखिए आप बार बार ये कह रहे हैं फडणवीस जी की तमाम लोग घेरे में आएंगे, कई परतें खुलेंगी। परतें खुलने का क्या मतलब है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? एनसीपी तक ही मामला जाएगा क्योंकि गृह मंत्री एनसीपी के थे, या तमाम पार्टियों को घेर रहे हैं आप? देखिए तीनों पार्टियां इसमें बराबर की शामिल है, बराबर की हकदार है और शिवसेना तो पल्ला झाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि इन सबको बचाने का काम ही शिवसेना ने किया है। वजह को तो लाने वाली ही शिवसेना है, वजह के तो जो जिनका आशीर्वाद उनको मिला है वही शिवसेना है, तो वो किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ सकती है?
और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में सभी लोग जानते हैं कि जो कोई मुंबई की पोस्टिंग्स होती थी, उस पोस्टिंग में अकेले एनसीपी थोड़ी थी, उसमें शिवसेना भी थी, चंद पोस्टिंग में कांग्रेस भी वहां पर थी। तो ये सारा जो सिंडिकेट चल रहा था, ये कोई एक पार्टी का सिंडिकेट नहीं था, इस सरकार में बैठे हुए सारे पार्टियों के लेके सिंडिकेट चला रहे थे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि तीनों ही पार्टियां कटघरे में है। कई सारे गंभीर सवाल वो खड़े करते हुए इस वक्त महाराष्ट्र सरकार पर। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ राम कदम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुंबई से जुड़ गए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। पीके जैन साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे साथ स्पेशल ऑपरेशंस महाराष्ट्र के जुड़ रहे हैं। विजय कृष्णन जी, नेता शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयश्री पाटिल, जो कि पिटिशनर थी इस पूरे मामले में, बहुत अहम उनकी भूमिका रही है। अविनाश आदिक, प्रवक्ता एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले विजय जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। मामला तो फंस गया है, बीजेपी कह रही है कि अब मामला सीधे मुख्यमंत्री की नैतिकता का है, क्या जवाब होगा? पहला सभी प्रवक्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। ओम कश्यप जी, आप ये समझिए कि हर राष्ट्र में, हर सरकार में एक आदमी पर एक इल्जाम लगाया तो तुरंत वो राजीनामा देता है। ऐसे ही एक अनमोल रतन अनिल देशमुख जी, समझिए उसका नाम है देशमुख, कभी नहीं धोखा देने के लिए बैठता है कुर्सी पर, और लोगों के जेब से पैसा निकालने के लिए एक होम मिनिस्टर पदवी में नहीं बैठते हैं। ये सब वाकई बीजेपी का एक चंदमामा कथा है, कोई भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबूत का मामला है जो हाईकोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को पूछा है। 15 दिन जाना है, 15 दिन के बाद कुछ भी सबूत नहीं आएगा। हाँ। फिर अनिल देशमुख जी तो होम मिनिस्टर बनकर आएगा। ये समझिए, ये मीडिया हाइप से राम कदम जी एक माननीय एमएलए है, पाटिल जी एक अध्यक्ष है, और फडणवीस जी एक मुख्यमंत्री है, माजी मुख्यमंत्री है। तो विजय कृष्णन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? गिरना है, हम सत्ता पर आना है, सत्ता पर तुरंत। अरे कृष्णन जी, इस्तीफा क्यों दिया फिर? अगर मीडिया हाइप सिर्फ हो रहा है, क्यों दिया? और ये कौन सी नैतिकता है जो 15 दिन बाद तब जागी जब हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया? एक सेकंड, नैतिकता का सवाल तो उस दिन होता है जब अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और गृह मंत्री कहे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, वो मुझे ही रिपोर्ट करती है, उनके नीचे उनके मातहत आती है। ये कौन सा किसी नैतिकता है जो 15 दिन बाद तब जागी है जब सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपी गई है? देखिए, एक्स पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई रणबीर सिंह जी ने एक हवाई बात किया है, कोई एफिडेविट नहीं सबमिट किया है, कोई सबूत नहीं सबमिट किया है। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन कर्नाटक में जा ही नहीं रही। मेरिट्स ऑफ द केस तो अभी सीबीआई जांच करेगी, 15 दिन में ये तय करेगी कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसकी पुलिस निष्पक्षता से काम करती है या नहीं, उसमें भ्रष्टाचार है या नहीं, इसलिए जांच कीजिए। 15 दिन बाद तय होगा एफआईआर होनी है या नहीं। मैं मेरिट पर तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो उस नैतिकता पर सवाल पूछ रही हूं जो 15 दिन बाद जागी है, जब एक स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी। जब पुलिस आपकी जांच कर रही थी, उस मामले में कुछ किया ही नहीं गया। ये कौन सी नैतिकता है सर? मैं ओम कश्यप जी आपको बताना चाहता हूं, कहीं पर सबूत नहीं मिला है, सीबीआई को भी सबूत नहीं है, इसलिए कोई एफआईआर भी नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं, ईडी और सीबीआई बीजेपी का कठपुतली बन चुका है। इसे मैं सीबीआई को एक मर्यादा पूर्वक विनती कर रहा हूं, आप निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कोई इसको आपने तैयारी नहीं की है, आपके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ना ये बता रहे हैं कि कौन सी नैतिकता है, ना आप ये समझ पा रहे हैं कि अभी तो सीबीआई और ईडी मामले में आई नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैं सीबीआई डायरेक्टर को निर्देश दे रहा हूं कि 15 दिन में शुरुआती रिपोर्ट दीजिए। आपको पता है या नहीं कि क्या हुआ है केस में, या बिना तैयारी के आ गए? मैं बिल्कुल तैयार होकर आया हूं। मैं इतना ही आपको दिखाइए बाकियों को। जयश्री पाटिल, सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? अनिल देशमुख के बाद में राम कदम जी फौरन आपके पास आऊंगी। जयश्री पाटिल, चूंकि आप ही याचिका करता थी, उसके बाद राम कदम जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, चूंकि आप याचिका करता थी इस पूरे मामले ने। अगर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे आपकी याचिका की वजह से आज मामला इस हद तक पहुंचा कि अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन हुआ है। जयश्री।
माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, जो 100 करोड़ का जो मंथली करप्शन करते थे, और शरद पवार जो सुप्रीमो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, उनका ब्लेसिंग उनके सर पे है। और वही करप्शन का मामले में मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की, लेकिन मेरी कंप्लेंट का एफआईआर नहीं दर्ज किया गया, ना ही मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। इसलिए मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया और उच्च न्यायालय ने मेरा मैटर को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस मैटर में ये इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस केयरली नहीं कर सकती, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो अनिल देशमुख के अंडर आता है। और मेरे कंप्लेंट में एफआईआर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि होम मिनिस्टर जो है वो पुलिस को रूल करते हैं। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के डायरेक्टर करेंगे। 15 दिन के अंदर उन्होंने मुझे बुलाना है और कॉग्निजेंस ऑफर होते हैं। तो मिस्टर शरद पवार यानी अभी तक आपने बताया कि 20 मार्च को 20 मार्च को ये चिट्ठी परमबीर सिंह ने लिखी थी, जिसमें पूर्व कमिश्नर मुंबई ने, जो कि करंट सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया 100 करोड़ वसूली वाला, और ये वसूली कांड का पूरा आरोप। इस मामले में आपने अगले दिन 21 को जब मालाबार हिल के थाने में जाकर रिपोर्ट दी, तो एक एंट्री करने के अलावा कोई जांच की शुरुआत इस पर नहीं हुई थी। क्या मुंबई में कहीं पर इस बड़े एलिगेशन पर, बड़े आरोप पर, एक पूर्व कमिश्नर मुंबई के, कहीं पर जांच नहीं हो रही थी? कहीं भी जांच नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन को दबाया जा रहा था। पुलिस भी मुझे लगता है अंदर थ्रेट थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। और मुझे आज बहुत खुशी है, माननीय चीफ जस्टिस ने मुझे कहा है, एक तो ब्रेव लेडी है जो कि 100 करोड़ के करप्शन में अनिल देशमुख के अगेंस्ट, मिस्टर शरद पवार के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। देखिए, मैं भारत माता की बेटी हूँ, एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे शरद पवार, हिस्ट्री सब जानते हैं, जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब दुखारी एमएलए 93 के बम ब्लास्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी। आपने आपके टाइम उधर गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी। दत्ता सामंत ने आवाज उठाई थी, उनकी भी गोलियां मार के हत्या कर दी गई। अब मुझे भी अगर इस तरह से आप खामोश करना चाहते हैं, नहीं रहूंगी। करप्शन इज अ कैंसर टू दिस नेशन, और इस कैंसर के खिलाफ मैं लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। और मैं अगर नहीं रहूंगी तो मेरे जैसी कई बेटियां इस देश के साथ खड़ी रहेगी करप्शन के खिलाफ। क्या इस देश का बिजनेसमैन सेफ नहीं है? इस देश का कॉमन पर्सन सेफ नहीं है? जब वोट देकर, अपने मत देकर चुन के लाते हैं उनको, तो वो इस तरह से करप्शन करके पब्लिक को ही लूटते हैं। इससे ज्यादा शेमफुल बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से आपके पास राम कदम जी आते हुए, जयश्री पाटिल की याचिका पर यह पूरा मामला इस मकाम तक पहुंचा है और आप लोग सियासी रूप से इसको उछाल रहे हैं। सवाल यह है कि वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और आप लोग मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपकी नैतिकता का क्या हुआ? देखिए अंजना जी, इस मंत्रणा के आरंभ में मैं तर्कों के आधार पर कुछ बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे मूल बात, 52 पन्नों के न्यायपालिका के फैसले में स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात का ऑब्जर्वेशन किया है कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा यह जांच नहीं हो सकती, और इसलिए उन्होंने सीबीआई के जांच के संदर्भ में निर्देश दिए हैं। यह अपने आप में महाराष्ट्र सरकार को, ये जो वसूली सरकार है, इसे करारा तमाचा है। नैतिकता इनकी कहां खो गई थी पिछले दिनों? अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्हें नैतिकता की याद आ गई? शरद पवार जी ने 24 घंटों के अंतराल में 2 प्रेस वार्ता करी। पहली प्रेस वार्ता में शरद पवार जी कहते हैं कि गृह मंत्री देशमुख जी के इस्तीफे का फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लेंगे। चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि शरद पवार जी ने यू टर्न मारते हुए कहा कि इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर देशमुख जी मुंह खोलते तो तीनों दलों के बड़े नेता मुंह दिखाने के लायक न रहते। अगर कर नहीं है तो डर किस बात का? अगर डर रहे हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, यह देश जानता है। नैतिकता की बात करने का अधिकार यह महाराष्ट्र की सरकार खो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की खामोशी दर्शाती है कि वे पहाड़ की तरह
गलत काम करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वाजे गैंग हो, जिस प्रकार से रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट सौंपी, 230 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सारे बिंदु दर्शाते हैं कि ये तीनों दल की सरकार वसूली में लिप्त थी, आपराधिक मामलों में लिप्त थी, और ये सारा मामला वे रफा दफा करना चाह रहे थे। और उसी के लिए जो जांच कमेटी बिठाई गई, उसे कहा गया कि 6 महीने में आराम से रिपोर्ट सौंपो, यानी ठंडे बक्से में रफा दफा इस मामले को वे करना चाह रहे थे। आज जिस प्रकार से न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया है, इनकी इज्जत की धज्जियां सारे देश देख रहा है, और इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी। हम नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री की पत्नी का जो अखबार है रश्मि ठाकरे जी का सामना, वे पहले ही कह चुका है। अविनाश आदिक जी, अंजना जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कल आप 76 अवार्ड जीते हैं। थैंक यू सो मच। रही आज की चर्चा की बात, तो नैतिकता की बात भाजपा के मेरे मित्र राम कदम कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब कर रहे थे, बड़ा आश्चर्य लग रहा था। देखिए, ये पूरा जो मामला हुआ है, इसकी हम तह पे जाए तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि परमबीर सिंह जी ने कोई आरोप लगाकर ये कहा था कि उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की मांग की गई थी, और ये उनको तभी समझ में आया था जब उनको मुंबई के कमिश्नर पद से हटाया गया था। उसके बाद जो हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा और उनको कहा कि इसमें एफआईआर भी आपने दर्ज नहीं की है, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अब जयश्री जी यहाँ पर है, वो कुछ बातें कह रही है, उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसको हाईकोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए सबको मुबारकबाद आपने दे दिया, अपनी नैतिकता समझाई नहीं सर। सब ये समझना चाह रहे हैं कि 15 दिन बाद जो जागे वो कैसी नैतिकता। बात पूरी सुन तो ले। जब हाईकोर्ट ने जयश्री जी की याचिका पर यह निर्देश दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, तब तक वो शरद पवार साहब हो या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हो या बाकी कोई हो महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक पक्ष में, हमने सबने ये पहले से कहा था कि ये आरोप जो है ये तथ्यहीन है, ये झूठे हैं। लॉजिक नहीं है ना सर। अविनाश जी, आपको काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, आप समझिए मेरी बात। 15 दिन, एक सेकंड, 15 दिन सीबीआई पर तो होम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस होता नहीं है सर। अगर सीबीआई जांच करेगी, आप मेरा सवाल तो समझिए सर, अगर सीबीआई जांच करेगी तो उस पर तो होम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस वैसे भी नहीं होता है, इंडिपेंडेंट जांच है। ये तो जब राज्य द्वारा गठित कमेटी या कोई लोकल पुलिस करे, जो होम डिपार्टमेंट गृह मंत्री के मातहत है, तो उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। तो ये नैतिकता समझ नहीं आ रही जो 15 दिन बाद जागी है। रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास सवाल लेकर आ रही हूं। आखिर ये जो देर से आई हुई नैतिकता जागी है, उस पर क्या कहना है आपका? उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए अंजना जी, आप सवाल पूछ रही हैं कुछ 15 दिन की नैतिकता का। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, एमएलए राम कदम जी, ये बताएं कि इनकी पार्टी के होम मिनिस्टर हत्या के आरोप में फरार हो गए थे राज्य से, और नैतिकता कहाँ चली गई थी? इस्तीफा तो दूर की बात है, वो फरार हो गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत बड़े हैं, नेता हैं, मगर पूरी तरह से निर्दोष हो चुके हैं। आप मुद्दे से भटके नहीं है, आप मुद्दे से भटके नहीं है। जहां तक बरी होने का सवाल है, पूरी तरह से न्यायपालिका में बरी हो चुके हैं। न्यायपालिका पे मेरा भी विश्वास है। आप मुद्दों से भटके नहीं, तो कल को अनिल देशमुख भी बरी हो सकते हैं, आप विश्वास रखिए। मैं समझता हूं कि जब सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक जज श्री चांदीवाल जी के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है, जांच शुरू हो गई है, तो एक एक्स्ट्रा जांच का क्या औचित्य है? और ये समझता हूं कि सरकार को और अनिल देशमुख जी को, दोनों को जाकर के इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अगर वो याचिका डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से डालनी चाहिए। राम कदम जी, जवाब दीजिए। एक्स्ट्रा जांच करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच तो हो रही है। उसके बाद में पीके जैन साहब, फौरन आपके पास आ रही हूँ। पीके जैन साहब, कम से कम 5 राज्यों ने देश न्यायपालिका ने, वो कह रहे हैं और जांच की क्या जरूरत है, कमेटी गठित कर दी गई है, वो जांच कर रही है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने। जिस प्रकार से न्यायपालिका ने फैसला दिया है, इन्हें बहुत बड़ी मिर्ची लग चुकी है। डर नहीं है, डर है। तो क्या किया है आपने ऐसा?
आपका दागी चेहरा, आपका दामन पूरी तरह से दागी है और वही कारण है। ना मेरी बात सुने आप। अब बारी हमारी है। आप बोलते समय मौन था, आप बोलते समय मौन था। रवि जी कर नहीं है तो डर किस बात का? और डर अगर है तो आपने ऐसा क्या किया है कि इतना डर रहे हो, इतनी मिर्ची लग रही है आपकी? जिस प्रकार से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर बात करते समय, अंजना जी के सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दाल में काला है, पूरी दाल काली है। सारा देश देख रहा है जिस प्रकार के संगीन आरोप लगे, उस समय आपने इस्तीफा नहीं दिया। आज जब न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया तब जाकर के मजबूरी के नाते आपको इस्तीफा देना पड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की खामोशी और उनका पहाड़ की तरह शरद पवार जी का उनका इन सारी गैंग के पीछे खड़े होना, उनका समर्थन करना, उनका बचाव करना, ये दिखाता है कि देशमुख जी ने अगर मुंह खोला, देशमुख जी ने अगर मुंह खोला, सुने आप मेरी बात सुने, ये सारा मामला अंजना एक सेकंड रवि जी आवाज नीचे करनी पड़ी, फिर मुझे आवाज नीचे करनी पड़ी, मुझे पीके जैन साहब के पास भी जाना है। एक लाइन में कंक्लूड कीजिए राम कदम जी। मैं जैन साहब आ रही हूँ, रुक जाइए रवि जी, थोड़ा सा रुकिए। राम कदम जी एक लाइन। देखिए अंजना जी, जब तर्क नहीं होते किसी बिंदु को काटने के लिए, तब बीच बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग की जाती है। इनके पास कोई तर्क नहीं है। सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार से फजीयत ये तीनों दलों की हुई है, सरकार की हुई है। तीनों दलों के बड़े नेता बड़े मजबूती के साथ ये पूरे गैंग का समर्थन और बचाव कर रही थी। देशमुख जी मुंह खोले तो ये तीनों दल और ये सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, इसलिए देशमुख जी का इस्तीफा ये सरकार नहीं ले रही थी। पीके जैन साहब, जो पुलिस यानी एक राज्य में जो होम डिपार्टमेंट के तहत मातहत पुलिस काम करती है और सीबीआई के काम करने के तरीके को और दोनों की फंक्शन के बीच का फर्क जानता है, वो उसको किस तरह से देखता है? दबाव में घिर जाने के बाद जब हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच होगी तब का इस्तीफा, या वाकई नैतिकता दिखता है आपको इसमें? देखिए अंजना जी, स्टेट पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है। सीबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है, तो इसलिए दोनों ही एजेंसीज किसी ना किसी पॉलिटिकल आउटफिट के अंडर काम करती हैं। मुझे सिर्फ इसमें इतना ही बताना, मैं थोड़ा प्रोसीजर आपको बता दूं कि जब एक किसी केस में इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी की रिपोर्ट गृह विभाग के मार्फत जीएडी और बाद में मुख्यमंत्री के पास जाती है। अब इस केस में गृह मंत्री की खुद की चौकसी इंक्वायरी होने वाली थी। अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्हीं के माध्यम से आगे जाए, मतलब इंक्वायरी भी उसी व्यक्ति की हो, जज भी वही बने और वही आगे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या पुटअप होगा। ये बड़ा अटपटा सा लगता है। इस केस में जब शुरू में ये इंक्वायरी जस्टिस चांदीवाल को दी गई थी और ये सारा प्रोसीजर सबको मालूम है, तो इस केस में ये इंक्वायरी ऑर्डर होने के साथ ही अगर देशमुख साहब अपने पद से हट जाते तो आज उनकी इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई होती। आज और चांदीवाल साहब की इंक्वायरी में या रिटायर्ड जज की इंक्वायरी में क्या फर्क है? दोनों इंक्वायरीज हैं। सीबीआई को इंक्वायरी दी गई तो इमीडिएटली इस्तीफे की नौबत आ गई, उससे पहले नहीं आई। मैं शुरू से ये कह रहा था कि इसमें विटनेसेस पुलिस अधिकारी हैं, इसमें जो स्टाफ उनका पर्सनल है वो इसमें विटनेस है और परमवीर सिंह खुद हैं। तो जब एक उसी गृह मंत्री के नीचे काम करने वाले सारे मातहत अधिकारी जो हैं वो इसमें विटनेसेस हैं, तो इसमें निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए बहुत जरूरी था सरकार के लिए कि ये उनको वहां से दूसरे किसी डिपार्टमेंट में। हाँ जी जैन साहब, मेरा सवाल सुनिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये 15 दिन जो निकल गए, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हैम्पर होता है इन तमाम केसेस में? क्योंकि अगर इतना, और वो भी एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर आरोप लगा रहे हैं कि सचिन वाजे के घर में मीटिंग होती है तो वहां पर कैमरा फुटेज हो, जो भी हो, मतलब 15 दिन बीत जाना अपने आप में बताता है कि कैसे मामला किस तरह से बढ़ रहा है। मतलब एक आम नागरिक के तौर पर अगर कोई ये जानना समझना चाहे कि ऐसे मामलों में क्या एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे भी, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सबूतों का क्या? क्योंकि गृह मंत्री हैं, लगातार रहे 15 दिन, तमाम लोग हैं, कौन सी फुटेज, कैमरा फुटेज हो, जो बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, वो सब अभी तक बरकरार उसी तरह से है। इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, उनके निवास स्थान का सीसीटीवी कैमरा है, उनके कार्यालय का सीसीटीवी कैमरा है, जहां वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल में रहे या नागपुर में अपने घर में क्वारंटाइन रहे, वहां की कोई एविडेंस है।
अब आप देखिए कि सचिन वजे के केस में एनआईए ने कहां से सीसीटीवी फुटेज निकाली। इसी तरह से ये जो सारी सीसीटीवी फुटेज है, उस केस में भी डीवीआर गायब हो गया, कुछ एविडेंस जो है वो नष्ट कर दिया गया, कुछ एविडेंस नदी में डाल दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। तो बहुत संभव है कि जैसे जैसे समय पास होता है तो वो एविडेंस डिस्ट्रॉय की जाती है या होने की संभावना रहती है। अब इस केस में सीबीआई कहां तक पहुंचेगी, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज ये है कि बहुत सारे विटनेसेस परमबीर सिंह ने अपने लेटर में कोट किए, बहुत सारी सिचुएशंस और डेट्स उसने अपने लेटर में कोट की। तो ये उसमें बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस आज भी इकट्ठी हो सकती है। हाँ। डीवीआर अगर मिल जाए, नष्ट भी कर दिया गया, फुटेज डिलीट भी हो गई तो भी रिकवर की जा सकती है, लेकिन इंक्वायरी को नुकसान जरूर पहुंच सकता है, इसके बारे में कोई दो मत नहीं। कृष्णन साहब, और अगर नुकसान पहुंचता है, ठीक है, आप ही का सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ, और कृष्णन जी अगर नुकसान पहुंचता है एक निष्पक्ष और ईमानदार जांच को, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? आप मुझसे बोल रहे हैं? हाँ, आप ही से बोल रही हूँ। जी जी, मैं आपको ये विनती करना चाहता हूँ, हर बार आप ये कह रहे हैं क्यों 15 दिन पहले ही राजीनामा सवाल का जवाब नहीं दे रहे, वहीं पर कहानी ले जा रहे हैं। आप सवाल सुन के उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जो सोच रहे होते हैं वहीं पे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। डिबेट आगे बढ़ गई है, डिबेट आगे बढ़ गई है। प्लीज जो जैन साहब कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जैन साहब पहले जैन साहब की बात का जवाब दीजिए। जैन साहब कह रहे हैं कि एविडेंस 15 दिन तक, मैं बहुत खेद हूँ, आप शिवसेना से नफरत कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं 15 दिन बाद ही अनिल विक्टिम कार्ड ही बचा क्यों नहीं राजीनामा किया है? आपको ये समझ, आप ये कहना चाहता हूँ कर्नाटका में इतना सीडी आ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं बीजेपी लोग, क्यों एक आवाज भी, एक बिल भी नहीं पिटीशन फाइल किया जी पाटिल ने? पाटिल की नहीं पाटिल जी, आपके जान के लिए कोई खतरा नहीं है। पास जवाब नहीं है। समावेश में ऐसा बता रहे कि वो उनको एक ही चीज मालूम है, एक ही सेंटेंस पकड़ के बैठे हुए हैं। आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता आपकी पार्टी के लोग विक्टिम कार्ड खेलने में विश्वास रखते हैं। ये बाल ठाकरे की पार्टी है, भूलिएगा मत। इसलिए विक्टिम कार्ड जेब में रखिए, सवाल का जवाब दीजिए। पीके जैन साहब कह रहे हैं कि 15 दिन बीत गए हैं, ऐसे मामलों में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का सबसे बड़ा खतरा रहता है। वो होम मिनिस्टर बने रहे, अगर एक निष्पक्ष और ईमानदार जांच नहीं हो पाती है तो जवाबदेही किसकी होगी? काश्यप जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 15 दिन का बात नहीं है। कभी भी महाविकास आघाड़ी इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद नहीं करेगा। आज आके हाईकोर्ट नहीं प्लीज जैन जी, मुझे एक मौका दीजिए। हाईकोर्ट ने साफ सीबीआई को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, है, इसलिए इधर उधर की बात नहीं, मुझे लगता है इससे बेहतर रवि श्रीवास्तव डिफेंड करेंगे। रवि श्रीवास्तव सचिन वजे के पास सवाल है कि आप क्या किया, आपको मालूम है ना क्या किया? रवि श्रीवास्तव, देखिए जनता शॉक में है, और सिर्फ मुंबई की, महाराष्ट्र की नहीं। रवि जी पूरा सवाल सुनिए, आप भी शॉक्ड हुए होंगे। अगर एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से नोट काउंटिंग मशीन मिल जाए, मतलब वसूली के पैसे काउंटिंग करने की मशीन, और ये तो तस्वीरें सब जगह सामने आई, बहुत गंभीर है ये। और एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर, जो कि ये वो कमिश्नर मुंबई के नहीं रहे लेकिन वो अभी सर्व कर रहे हैं, अगर वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक निष्पक्ष जांच अगर पहले दिन से ही रेजिग्नेशन करके एक जांच हो जाती तो लोगों का विश्वास रहता ना, आपने उसको डैमेज किया है। रवि जी। अंजना जी आपकी बात ठीक है। ये टिप्पणी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि मामला बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप अच्छी तरह से जानती हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ऐसे तुरंत जांच नहीं शुरू होती है, कभी भी नहीं होती है। और जहां तक ठीक है, जयश्री पाटिल कंक्लूडिंग रिमार्क, वक्त की बहुत कमी। जयश्री पाटिल कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में। अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के साथ खेला खत्म या खेला शुरू, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।